In today's video, we'll discuss a very important topic for class 11th, significant figure. This topic is related to express our results of experiment. As you know, in science, it is quite impossible to study science without experimentation work. और जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके रिजल्ट को टैकल करना हमें आना चाहिए। इसके लिए ये सिग्निफिकेंट फिगर का जो टॉपिक है एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें क्यों पढ़ना पड़ता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा, इन एवरी फील्ड ऑफ द साइंस इट इज़ इम्पोर्टेंट। सबसे पहले मैं सिग्निफिकेंट फिगर को डिस्कस करूं उससे पहले आप सब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। एक छोटी सी सावधानी आपने रखनी है। अगर आपका रिजल्ट आता है 1 2 3 4 तो आप साइंस के अंदर इस नंबर को इस तरह लिखेंगे कि 1.234 इंटू 10⁻³ यानी एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको हो सकता है कि डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करवाना पड़े, या ये भी हो सकता है कि यही नंबर अगर होता तो इसको हम रिप्रेजेंट करते 1.234 इंटू 10⁻। हमने कितने डिजिट्स तक इसको मूव किया है? 1 2 3 4 10⁻⁻⁴। अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो 10⁻⁻, और जितने नंबर इस बार डेसिमल मेरा यहाँ था लास्ट में, और मैंने इसको 3 डिजिट्स तक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव किया है, तो इसलिए 10⁻³ So all of us must know it is better to write our result in this exponential form rather than this form. It is better to write this number in this form rather than this form. There must be a decimal after 1 digit. आप देखिए कितने कांस्टेंट हैं। एवोगैड्रोस कांस्टेंट की हमने एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू बताई 6.022 इंटू 10⁻23 कहा। इट इज़ नॉट 60.23 इंटू 10⁻22। मैथमेटिकली इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि इट इज़ अ करेक्ट वन form of writing a number 6.022 into 10⁻23 rather than 60.23 into 10⁻22। तो पहली तो सावधानी आपने ये रखनी है। दूसरी बात, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक आए। ठीक का मतलब जो एक्चुअल रिजल्ट है उसके बहुत नज़दीक पहुंच जाएं हम। अगर मान लीजिएगा आप केमिस्ट्री में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं और उसका जो रिज़ल्ट है, एक्चुअल रिज़ल्ट जो आना चाहिए वो 20 मिलीलीटर आना चाहिए, सपोज करते हैं। अब 2 स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं उन दोनों स्टूडेंट्स के नाम ए और बी लिख देता हूँ। ये 2 स्टूडेंट हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब के अंदर, जिसका एक्चुअल रिजल्ट है 20 मिलीलीटर। अब स्टूडेंट ए जो है उस एक्सपेरिमेंट को 3 बार रिपीट करता है। उसकी फर्स्ट रीडिंग ये है, सेकंड रीडिंग एंड देन इट इज थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में स्टूडेंट ए का रिजल्ट आता है 18.8 मिलीलीटर, सपोज करें। सेकेंड टाइम जो वो बच्चा उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता है
तो उसका रिजल्ट आता है 19.3 मिलीलीटर। और तीसरी बार जब वो बच्चा उसको रिपीट करता है तो उसका रिजल्ट आता है 19.7 मिलीलीटर। अब ये बच्चा जो तीनों बार उसने अपनी रीडिंग ली तो एक्चुअल रिजल्ट के बहुत नज़दीक वो नहीं जा पाया। ऑन द अदर हैंड सेकंड स्टूडेंट बी रिपीट द एक्सपेरिमेंट थ्राइस एंड फाइंड हिज रिजल्ट एज सच। पहला उसका रिजल्ट आता है 19.5 मिलीलीटर, सेकेंड टाइम उसका रिजल्ट आता है 19.6 मिलीलीटर और थर्ड टाइम उसका रिजल्ट आता है 19.8 मिलीलीटर। अगर हम इन तीनों की एवरेज निकालेंगे और बी स्टूडेंट के रिजल्ट की एवरेज निकालेंगे तो एक्चुअल रिजल्ट के नज़दीक स्टूडेंट बी को आप पाएंगे। तो मैं कह सकता हूं स्टूडेंट बी इज मोर एक्यूरेट देन स्टूडेंट ए एज इट इज मोर क्लोज टू द एक्चुअल रिजल्ट। तो व्हाट इज एक्यूरेसी? क्लोजनेस टू एक्चुअल रिजल्ट is known as accuracy। एक वर्ड होता है प्रीसीजन। प्रीसीजन एक स्टूडेंट सी है जो 3 बार रिजल्ट अपना निकालता है और रिजल्ट उसके क्या आते हैं 18.4, 18.4, 18.4। मैं एक सपोज कर रहा हूं। अब ये एक्यूरेट तो नहीं है क्योंकि क्लोजनेस इसकी एक्चुअल रिजल्ट से नहीं है, लेकिन तीनों बार जो रिजल्ट निकाले उनमें काफ़ी क्लोजनेस है। चाहे यहाँ पे मैं 18.4 की बजाय 18.3 ही लिख लूँ तो मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट सी इज मोर प्रिसाइज। ही इज नॉट एक्यूरेट बट ही इज प्रिसाइज। इसका मतलब प्रिसीजन और एक्यूरेसी में अंतर क्या है? एक्यूरेसी का जब हम बात करते हैं तो हम उसको कोरिलेट करते हैं एक्चुअल रिजल्ट से। क्लोजनेस टू द एक्चुअल रिजल्ट इज नोन एज एक्यूरेसी, while the closeness to the same results, reproducibility of the same results, similar results, बार बार वही रिजल्ट्स निकाल के दे रहा है। एरर है उसके हाथ में, एरर है उसके अंदर, लेकिन उसकी तीनों रिजल्ट्स एक जैसे आ रहे हैं। ये है प्रिसीजन। क्लोजनेस ये तो जरूरी नहीं है ना कि जो एक्यूरेट हो वो प्रिसाइज भी होगा। जनरली ऐसा ही होता है, जो बच्चा एक्यूरेट होता है वो प्रिसाइज भी होता है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर एक बच्चा 3 बार एक एक्सपेरिमेंट करता है और तीनों बार उसके रिजल्ट सेम आते हैं, अब वो एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एक बात पक्का है, वो प्रिसाइज तो है। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द सिमिलर रिजल्ट्स इज नोन एज प्रिसीजन, while closeness to actual result is known as accuracy. This is the difference between accuracy and precise. हालांकि ये भी ध्यान रखें, one should be try to more accurate as well as more precise. एक अच्छा स्टूडेंट साइंस का वही होता है जिसके एक्सपेरिमेंटेशन वर्क में एक्यूरेसी भी हो और प्रिसीजन भी हो। ये तो मैंने अलग अलग करके दिखाया कि एक बच्चा मैंने एक्यूरेट बना दिया, दूसरा बच्चा मैंने प्रिसाइज बनाया, ताकि उनमें अंतर आप समझ सकें। बाकी जनरली ऐसा होता है, जो बच्चा एक्यूरेट होगा, जिसके रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट के नज़दीक होंगे, वो प्रिसाइज भी होगा, और जिसके रिजल्ट में वेरिएशन होगा, वेरिएबिलिटी होगी, वो एक्यूरेट भी नहीं होगा और वो प्रिसाइज तो होगा ही नहीं। जनरली ऐसा होता है। तो ये तो बात रही आपके एक्यूरेसी और प्रिसीजन की। अब बात आती है कि आप
किसी रिजल्ट को राउंड ऑफ कैसे करेंगे? रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ। पहला सवाल तो यह है कि आप राउंडिंग ऑफ करेंगे क्यों और कितने डेसिमल प्लेस तक करेंगे? हम अपने रिजल्ट को, अगर मैं कहता हूं 1.3768, ये मेरा रिजल्ट है, एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया और उसका रिजल्ट ये आता है, से इट इज मीटर। अब एक बात बताइए कि मैं अपने रिजल्ट को यहां तक राउंड ऑफ करूं, 2 डेसिमल प्लेस तक करूं, 1 डेसिमल प्लेस तक करूं, या ये पूरा एज इट इज को मैं रिटेन कर सकता हूं? ये डिसीजन कैसे लिया जाए कि अप टू व्हाट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आई मस्ट कीप माई रिजल्ट? आपका जो रिजल्ट है तब तक आप लिखेंगे, देखो आपने जब 1.3 लिखा है, 7 भी लिखा है, 6 भी लिखा है, 8 भी लिखा है, डेसिमल के बाद आपने 4 डिजिट्स तक आपने रिकॉर्ड किया है। कहां तक हमें रिकॉर्ड करना चाहिए? उसका नियम यह है कि जब तक आप अनसर्टेन ना हो जाएं, तब तक आप अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड करते रहें। यानी नंबर्स अप टू विच यू आर सर्टेन प्लस 1 डिजिट यू हैव टू रिकॉर्ड अबाउट विच यू आर अनसर्टेन। अगर मैं पानी का वॉल्यूम माप रहा हूं और एक बच्चा कहता है इट इज 12.3 मिलीलीटर प्लस माइनस 1.1, यानी 0.1 का मतलब ये रिजल्ट 12.4 मिलीलीटर भी हो सकता है और 12.2 मिलीलीटर भी हो सकता है। इसके बारे में बच्चा सर्टेन नहीं है, इसीलिए उसने आगे नहीं लिखा। जब आप अनसर्टेन हो जाते हैं जिस डिजिट के बारे में, उससे आगे जाने का आपको अधिकार नहीं है। यू हैव नॉट राइट टू एक्सीड फर्दर योर अनसर्टेनिटी। जब आप अनसर्टेन हो गए जिस डिजिट के बारे में, उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। हाँ, वहां तक जरूर जाइए जहां आप अनसर्टेन हो रहे हैं। यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल दोज डिजिट्स। किसी को शक नहीं कि 12 तो आएगा ही आएगा। ये नहीं हो सकता कि उसका वॉल्यूम 11 भी हो। यू आर सर्टेन अबाउट 12, 1 और 2, ये शुरू की जो 2 डिजिट्स हैं उनके बारे में आप सर्टेन हैं, लेकिन डेसिमल के बाद जो आपने 3 लिखा है इसके बारे में आप सर्टेन नहीं हैं, इसलिए आप इससे आगे नहीं बढ़े। तो आप अपने रिजल्ट को अनसर्टेनिटी तक लेकर जाइए और वहीं पर रुक जाइए, उससे आगे ना जाइए। इसका मतलब हमें किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, मे बी अप टू 1 डेसिमल प्लेस, मे बी अप टू 2 डेसिमल प्लेस और मे बी अप टू 3, 4 और 5 डेसिमल प्लेसेस। लेकिन वो तब तक होना चाहिए जब आप अनसर्टेन हो गए। एक बार अगर आप यहाँ पर अनसर्टेन हो गए हैं तो इससे आगे का रिजल्ट हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। सपोज करें जब आप इसी के बारे में अनसर्टेन हो गए हैं, यू हैव नो राइट टू रिकॉर्ड दीज 2 डिजिट 6 and 8। तो इस आधार पर हम डिसीजन लेते हैं कि हमें अपने नंबर को कितने डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। अब रूल क्या कहता है वो सब बच्चे जानते हैं। द लास्ट डिजिट टू बी रिटेन्ड इफ इट इज फॉलोड बाय मोर देन 5, इट इज इंक्रीज्ड बाय 1। अगर लास्ट डिजिट जो आपने रिटेन करनी है उसके बाद यदि 5 से ज़्यादा है तो आपको ये नंबर बढ़ा देना है 1, यानी कि इसका राउंड ऑफ क्या आएगा? अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं अप टू 2 डेसिमल प्लेस, इट विल बी इक्वल टू 1.38। इफ द लास्ट डिजिट टू बी रिटेन्ड, इफ द लास्ट डिजिट टू बी रिटेन्ड इज फॉलोड बाय लेस देन 5, it remains same, it is rounded off as 1.37। तो अगर 5 से ज़्यादा है तो आप 1 बढ़ाते हैं, 5 से कम है तो आप नहीं बढ़ाते, उसको सेम रखते हैं। व्हाट्स अबाउट 5? अगर लास्ट डिजिट जिसको आपने रिटेन करना है उसके बाद 5 है, 5 है, तो क्या करेंगे?
उसके लिए ये कहा गया है इट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ओड, यानी इसको राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक तो ये आ जाएगा 1.38। एंड इफ इट इज इवन, लास्ट डिजिट जिसको आपने रिटेन करना है वो इवन है और उसके बाद 5 आता है तो यू हैव नॉट टू इंक्रीज, इट रिमेन सेम। तो 3 बातें हैं। लास्ट डिजिट टू बी रिटेन्ड इज फॉलोड बाय मोर देन 5, इट इज ऑलवेज इंक्रीज्ड बाय 1। लास्ट डिजिट टू बी रिटेन्ड इज फॉलोड बाय लेस देन 5, इट रिमेन्स ऑलवेज सेम। Finally, if the last digit to be retained is followed by 5, it is increased by 1 if it is odd, it remains same if it is even. Simply, ये रूल है रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ। अब बात आती है व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये तो सब बच्चे मेरी बातों से समझ में आ गया होगा कि वो सारे डिजिट्स जिनकी वैल्यू हमें सर्टेनिटी से पता है प्लस 1 डिजिट अबाउट विच वी आर अनसर्टेन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो सारे डिजिट्स जिनकी वैल्यू हमें सर्टेनिटी से पता है प्लस 1 डिजिट अबाउट विच वी आर अनसर्टेन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इसके रूल्स क्या कहते हैं? रूल नंबर 1, ऑल दी non-zero digits are significant figures। जितने भी नॉन जीरो हैं 1 to 9। अब बात रहती है जीरो की। जीरो एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो। फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर जितनी भी जीरोज हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट आई मीन टू से 0 0 3 5 7 these 2 zeros are on the left hand side of the first non-zero, they are not significant figure. This number always have 3 significant figures. ये नॉन जीरो है तीनों 3 5 and 7। all these non zeros are significant figures, so these are this number have only 3 significant figures। रहती है बात जीरो की, अगर वो दो नॉन जीरो के बीच में हो, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो, नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आता है 3 0 0 5 7, these 2 zeros are between 2 non zero, they are always significant figures। ये significant figures में काउंट किए जाएंगे। and finally 0 at right hand side of last non zero। अगर मान लीजिएगा मैं लिखता हूं 100, अब 1 के राइट हैंड साइड पर 2 जीरो हैं, इनके बारे में मैं क्या कहूंगा? दे मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कब होंगे और कब नहीं मैं अभी बताता हूं आपको। ये 4 रूल हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के। जितनी भी नॉन जीरो हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे। जीरो एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। Zero between 2 non-zero is always a significant figure. Zero at the right hand side of last non-zero, last non-zero है, इससे पहले भी कोई नंबर है मान लीजिएगा, ये जीरो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। कब होंगी और कब नहीं?
अब देखिए इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं कहूँगा इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बिकॉज I can write down this number in exponential form just like that, 2.31 into 10 to raise power 4. So these two zeros have no significance. I can remove them. Just writing in the exponential form, I can remove them. So they are not significant figure. अगर कोई कहे 100 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो मैं यही कहूँगा it has only one significant figure. Because I can remove them just writing in this number in exponential form, that is 1 into 10 to raise power 2. But if the zero is after a decimal place, अगर मैं कहता हूं कि 1.00, 100 में तो मैंने कहा कि एक सिग्निफिकेंट फिगर है, अब मैं कहूं 1.00, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें मुझे कहना पड़ेगा इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और उसके पीछे लॉजिक क्या है कि जब बच्चा ये कहता है 1.00, इसका मतलब वो श्योर है कि डेसिमल के बाद 0 आएगा, फिर नेक्स्ट 0 के बाद वो अनसर्टेन हो गया। आई कैन नॉट रिमूव दीज 2 zeros, मैं इन दोनों जीरोज को हटा नहीं सकता हूं, क्योंकि बच्चा सर्टेनिटी से बता रहा है कि डेसिमल के बाद 0 ही आने वाला है। इसलिए ये दोनों 0 डेसिमल के बाद हैं, इसलिए इनका सिग्निफिकेंस हो जाता है और इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। इसलिए कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 2 and 2.0, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जो बच्चा 2 कहता है इसका मतलब वो यहीं पे अनसर्टेन हो गया, उसको कोई अधिकार नहीं था आगे बढ़ने का, इसका मतलब उसके हाथ में एक्यूरेसी कम है। जबकि दूसरा बच्चा सर्टेनिटी से कह रहा है कि 2 ही आएगा, डेसिमल के बाद वो अनसर्टेन हुआ होगा, इसलिए उसने 2.0 लिखा। इस कारण से इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, और उसकी एक्यूरेसी जो बच्चा 2.0 रिजल्ट निकाल कर दे रहा है 10 टाइम्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस स्टूडेंट हु इज आंसरिंग 2। तो दीज आर द 2 डिफरेंसेस बिटवीन 2 and 2.0। जो बच्चा 2.0 बता रहा है आंसर, वो ज़्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू द स्टूडेंट आंसरिंग 2। ये अंतर है 2 और 2.0 में। और अगर कोई बच्चा 2.00 कहता है, इसका मतलब वो और ज़्यादा एक्यूरेट हो गया है, उसकी एक्यूरेसी 100 टाइम्स ज़्यादा हो गई है फर्स्ट स्टूडेंट से, और 10 टाइम्स एक्यूरेसी ज़्यादा है सेकंड स्टूडेंट से। ये तो बात हुई आप सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर सकते हैं कि किस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 कॉपीज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि 10 कॉपीज हमने काउंट की हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 कॉपी हो गई तो क्या ये मुमकिन है कि 10.1 हो गई हो? कभी भी नहीं होगा। जब 10 कॉपी आपने काउंट की है तो 10 ही होगी, यानी कि 10 के डेसिमल के बाद 0 आएगा। तो यहाँ बना सकता है क्या? नहीं भाई, हमने 10 कॉपी गिनी है तो यहाँ भी 0 ही आएगा। तो इसका मतलब इन सभी जीरोस के बारे में आप सर्टेन हैं, अनसर्टेनिटी तो अभी हुई नहीं। इसका मतलब इसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो काउंटेबल नंबर्स जब आते हैं 1 डजन बनाना, अब 1 दर्जन केले में 12 ही होंगे, 11.9 नहीं हो सकते हैं, 12.1 केले भी नहीं हो सकते हैं, 12.00000 और कब तक बढ़ेंगे? जब तक आप अनसर्टेन ना हो जाएं। इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे? ऑब्वियसली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इट हैज़। लेकिन मैं जब ये कहूँ कि वाटर का या किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 19.9 मिलीलीटर, अब वॉल्यूम काउंटेबल नहीं है, मेजरेबल है। उसमें तो आप 19.9 बता रहे हैं, हो सकता है 19.8 रहा हो या हो सकता है 20.0 हो गया हो।
इसमें तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पाई के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 22/7 डिवाइड करेंगे 3 पॉइंट समथिंग 1414 आता ही रहेगा ना। इसका मतलब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट है, ये डिवीज़न कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस तरह के और क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं, आपके बुक में मिल जाएंगे आपको। अब मैं 2 रूल्स बताता हूं जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में काम आएगा, एक रूल, और एक रूल जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। जो एडिशन का और सब्सट्रैक्शन का रूल है, जब भी आप 2 नंबर्स को या 2 से ज़्यादा नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या रूल काम आता है। मान लीजिएगा आप 11.1, 0.1 और 0.12 इन तीनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के बाद पहली बात तो ये, कई बच्चे यहां पे 0 लगा लेते हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि जो रिजल्ट आया है उसकी एक्यूरेसी को आप नहीं बढ़ा सकते। जो बच्चा 11.1 बता के गया 11.1 ही रहा होगा, वो यहाँ पे अनसर्टेन हो गया होगा ना, तो आपको 0 लगाने का कोई अधिकार नहीं है। आप इसको एज इट इज ऐड करें, 3 एंड इज 11। अब आप एक बात नोट करें कि ये तो हमारा आंसर आया है। अब हम एक आंसर लिखेंगे रिपोर्टेड आंसर, यानी जो आंसर हम कह के आएंगे कि भाई ये चेक करिएगा, रिपोर्टेड आंसर इज दिस वन। और रूल क्या कहता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कि रिपोर्टेड आंसर मस्ट हैव लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द नंबर undergoing addition or subtractions have minimum number of decimal places। यानी आपके पहले नंबर में 1 डेसिमल प्लेस है, दूसरे नंबर में 2 डेसिमल प्लेस हैं, तीसरे में भी 2 डेसिमल प्लेस हैं। सबसे कम डेसिमल प्लेस किसमें है? इसमें है। और कितने डेसिमल प्लेस हैं? 1। इसका मतलब आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा अप टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी 11.3। फिर वो रूल काम आएगा राउंडिंग ऑफ का, द लास्ट डिजिट टू बी रिटेन्ड इज फॉलोड बाय लेस देन 5, इट इज kept same, that is 3, and our reported answer is 11.3। तो रूल क्या बन गया? एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में our reported answer must have least number of decimal place as the numbers undergoing addition or subtractions have minimum number of decimal place। और इसी तरह से नेक्स्ट रूल है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। What is the rule for multiplication and division? This rule states that whenever you multiply or divide some numbers, your reported answer must have minimum number of significant figure as the number undergoing multiplication and divisions have। जिन संख्याओं को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिन संख्याओं को आप डिवाइड कर रहे हैं, उनमें से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें हैं, कितने हैं, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपको आपके आंसर में रखने हैं। अगर मैं कहूं 11.1 मल्टीप्लाई बाय 2.0 तो इसका आंसर आएगा 22.20। लेकिन इसका रिपोर्टेड आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू रूल रिपोर्टेड आंसर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। इसमें कितने हैं? 2। तो रिपोर्टेड आंसर में 2 होने चाहिए, यानी 22 इज योर रिपोर्टेड आंसर। अगर 11.187 मल्टीप्लाई बाय 3.1 डिवाइड बाय
2.01 मल्टीप्लाई बाय 3.04। अब इसका जो आंसर होगा उसको हम रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्टेड आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आपसे पूछ लिया गया, तो आपको इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप देखें इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 3। तो इसका मतलब 2 इज द मिनिमम नंबर। तो हमारे रिपोर्टेड आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। दिस इज द रूल। इज इट क्लियर? इस तरह की प्रैक्टिस करें और कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन डिस्कस इट विद मी पर्सनली। थैंक यू।